गजब हो गया दोस्तों। राफेल और चीन पर मोदी का झूठ हो गया बेनकाब। बिहार में हुआ जमकर घेराव, फिर हुई थू। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ही खोल दी मोदी के पोल। भड़के नायडू, नीतीश, राहुल गांधी और अखिलेश ने रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राफेल और चीन पर पकड़ा गया, बेनकाब हुआ, जिसके बुनियाद पर पूरी बीजेपी का घेराव होना शुरू हो गया? क्या राफेल के मार गिराए जाने और गिरने को लेकर के कोई नया बवंडर सामने आया? आखिर बीजेपी के वो कद्दावर नेता कौन से हैं जिन्होंने राफेल को लेकर के, राफेल के गिरने को लेकर, पाक के द्वारा मार गिराए जाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है? आखिर मोदी और शाह का घेराव देश के अंदर एक बार फिर से एक ऐसी भावना के तौर पर क्यों उत्पन्न होने लगा जिसमें कहा यह जा रहा है कि क्या सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही थी? क्या सरकार ने, बीजेपी ने सिर्फ झूठ परोसा है? और इस बीच में नायडू और नीतीश ने किस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अंदाज में विरोध किया? राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रोटी सेक रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है, और ऐसे में उनके दो झूठ बेनकाब हुए कथित तौर पर। पहला, राफेल पर उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनकी पोल खोल दी, और दूसरा, चीनी सामान बैन करने पर मोदी सरकार की नीतियों की चोरी पकड़ी गई। दोस्तों, इन दोनों मामलों में मोदी बुरी तरीके से घिर गए। यहां तक कि बिहार में मोदी का विरोध रहा, घेराव हो गया। लोग पूछने लगे, ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर घर घर भेजने पर तो जो होगा सो होगा, मगर राफेल और चीनी सामान बैन करने पर सच्चाई अपने मुंह से तो बता दीजिए मोदी जी। बिहार से निकलने से पहले कहा जा रहा है कि विरोध करने वालों ने ऐसा सांकेतिक घेराव किया जिससे नायडू और नीतीश भी असहज होकर के दबे लफ्जों में मोदी और सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाने लगे। तो दोस्तों, आइए आपको मोदी के झूठ के बेनकाब होने की बात को बताते हैं, जिसमें चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो, या फिर राफेल के गिरने, या फिर पाकिस्तान के द्वारा गिराए जाने की बात। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, जो आमतौर पर आलोचना करते हैं, और उन्होंने यह दावा किया कि भारत और पाक के इस तनाव के बीच में, इस टकराव में 5 राफेल गिराए गए। राहुल गांधी लगातार बार बार पूछते आ रहे थे कि आखिर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम टेररिस्ट के अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट हो गई होगी। आतंकी वहां से जो भागे होंगे सो भागे होंगे। ऐसे में हमारी सेना और हमारी वायु सेना, हमारे लड़ाकू विमान को कितना नुकसान पहुंचा? मोदी सरकार से लगातार वो पूछते रहे, मगर सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग, डॉगी और पालतू मीडिया राहुल का उपहास उड़ाती रही। मगर अब क्या कहेंगे जब बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में दावा कर दिया कि 5 राफेल गिराए गए? दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्योंकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब आया नहीं। दोस्तों, अब इसके साथ ही अब दूसरे झूठ की बात करते हैं, जो कि मोदी बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करते हैं, बैन करने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत WTO का सदस्य रहते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर सकता है? क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, कानूनी सीमाओं और आर्थिक प्रभावों के बीच में इसका क्या है कुछ अंदाज? दोस्तों, भारत के बाजार में चीनी सामानों की बाढ़ और उसके बहिष्कार एक बार फिर से चर्चा में है। हाल में 27 मई को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने कहा, हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। आज छोटी आंख वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं, जिनकी आंख भी नहीं खुल रही। होली पर रंग और पिचकारी भी वहां से आते हैं। हमें विदेशी सामानों का उपयोग करना कम करना होगा, स्वदेशियों को अपनाना होगा। हालांकि उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ था। यह अपील कई सवाल उठाती है। क्या यह केवल चुनावी रणनीति है? क्या इससे भारत को आर्थिक फायदा होगा? और क्या विश्व व्यापार संगठन
यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों के तहत चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार संभव है, मुमकिन है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में व्यापार असंतुलित है, आप जानते हैं, जिसमें भारत को भारी व्यापार घाटा हो रहा है बीते 5 वर्षों से, और उसके आंकड़े इसी की गवाही देते हैं। साल 2020-21 कुल व्यापार हुआ 87.65 अरब डॉलर, आयात हुआ 65.21 अरब डॉलर, निर्यात हुआ 21.19 अरब डॉलर। अब आप सोच लीजिए, एक्सपोर्ट हो रहा है 21 और एक इंपोर्ट जो किया जा रहा चीन से सामान वो 65 अरब डॉलर। घाटा हुआ 44.2 अरब डॉलर 2021 में। 2021-22 की बात करें तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से है। 22-23 की बात करें उसमें भी कुछ ऐसा है। तो लगातार 23-24 की बात करें, 23-24 में कुल व्यापार 118.4 अरब डॉलर, आयात हुआ 101.75 अरब डॉलर, निर्यात हुआ यानी कि इंपोर्ट किया गया 101 अरब डॉलर का, एक्सपोर्ट किया गया महज 16 अरब डॉलर का। 2024-25 की मैं बात करूं अनुमानित तरीके से तो व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें जो इंपोर्ट किया गया 113 अरब डॉलर का और जो एक्सपोर्ट हुआ महज 14 अरब डॉलर, यानी कि एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट 100 अरब डॉलर ज्यादा रहा। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का केवल 8% निर्यात चीन को जाता है, जबकि चीन के कुल निर्यात का मात्र 2% भारत को। यह संतुलन भारत के लिए चिंता का विषय है। आपको यह भी बताते चलें कि मोदी सरकार की नीतियों में जबरदस्त तरीके का विरोधाभास है, जिससे वो बड़ी चालाकी से आंकड़ों और गलत तरीके से आंकड़े पेश करके जनता को छलने का काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर चीनी सामानों से नुकसान है तो सरकार उसे आने क्यों देती है। भारत और चीन मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जे के तहत व्यापार करते हैं, जो WTO के नियमों के अनुसार अनिवार्य है। भारत ने चीन को यह दर्जा 2001 में दिया, जबकि चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। मोस्ट फेवरेट नेशन के तहत भारत चीनी सामानों पर मनमाने तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हालांकि सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल के तहत, जिसमें आपने देखा टेक्सटाइल और खिलौने जैसे क्षेत्रों में सस्ते चीनी सामानों पर अंकुश कुछ लगा। इसी तरीके से सस्ते आयात की कीमत बढ़ाने के लिए ड्यूटी कस्टम के दरों पर 2020 के गलवान झड़प के बाद में चीनी सामानों के क्लियरेंस में देरी कुछ इस अंदाज में अंकुश रहा, लेकिन इतिहास में विरोधाभास भी दिखता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सबसे पहले विदेशी मेहमान के रूप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया। सितंबर 2014 में उनकी अहमदाबाद यात्रा के दौरान साबरमती नदी के किनारे भव्य स्वागत हुआ। 3 समझौते हुए। पहला, अहमदाबाद और ग्वांगझोउ को सिस्टर सिटी बनाना है। दूसरा, गुजरात में चीनी औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। ये कौन कर रहा? मोदी कर रहे हैं। कहां? गुजरात में। तीसरा, गुजरात और ग्वांगवाड प्रांत के बीच में सांस्कृतिक संबंध बनाना। इन नीतियों ने भारत चीन व्यापार को बढ़ावा दिया। फिर भी आज बहिष्कार की बात क्यों हो रही है? वैसे बहिष्कार के कुछ फौरी फायदे हो सकते हैं, पर चुनौतियां ज्यादा है। दोस्तों, इस नीति से पैदा होने वाली चुनौतियों की बात करें तो इसमें पहला आर्थिक प्रभाव होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो 60 से 75% जो फार्मास्यूटिकल कच्चे माल है 70%, खिलौने 75% चीन पर निर्भर है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आर्थिक प्रभाव में क्या होगा? 60 से 75% इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से भारत में आते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी कि कच्चे माल 70%, खिलौने 75% चीन पर निर्भर है। पूर्ण बहिष्कार से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, उपभोक्ता लागत है। चीनी सामान सस्ते हैं, स्वदेशी विकल्पों की लागत अधिक होने से उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है। सवाल यह भी कि क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य रहते चीनी सामान का बहिष्कार संभव है? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया। व्यापार को नियमित करता है। भारत 1995 और चीन 2001 से इसके सदस्य हैं। WTO के अनुच्छेद MFN सिद्धांत के तहत यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन के तहत किसी देश के सामान का पूर्ण बहिष्कार गैर भेदभाव के सिद्धांत के खिलाफ है।
अपवाद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने 2020 में 59 चीनी ऐप्स जिसमें टिकटॉक था बंद किया था। कहा यह भी जा रहा है कि चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे व्यापार विवाद और जवाबी कार्रवाई जैसे टैरिफ का खतरा है। चीन और भारत के 2025 में अर्थव्यवस्था की बात करें, चीन की जीडीपी 18.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,000 डॉलर, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी की बात करें तो 14%। अगर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की, प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो 2900 डॉलर। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी की बात करें तो निर्यात का 2.2 और आयात का 3.4 है दोस्तों भारत। यानी कि दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4.5 गुना ज्यादा बड़ी है। भारत सेवा क्षेत्र पर निर्भर है जबकि चीन निर्माण और निर्यात में आगे है। ऐसे में आपको यह भी बताता चलूं कि भारत चीन से कैसे पिछड़ा। 1947 में भारत को आजादी और 1948 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं 1980 तक समान थी। जीडीपी 200 अरब डॉलर, लेकिन 1990 के दशक से चीन ने तेजी से प्रगति की, जिसके कारण पहला आर्थिक सुधार चीन में 1978 में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निर्यात उन्मुख नीतियां अपनाई, जबकि भारत ने 1991 में उदारीकरण शुरू किया। दूसरा, विनिर्माण। चीन ने विनिर्माण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया, भारत सेवा क्षेत्र पर केंद्रित रहा। तीसरा, निवेश। चीन ने विदेशी निवेश आकर्षित किया जबकि भारत में नौकरशाही थी। चौथा, अनुसंधान। चीन ने R&D में निवेश किया जबकि भारत में वैज्ञानिक प्रगति धीमी रही। दोस्तों कई सारे जानकार भारत में पिछड़ने की वजह सांप्रदायिकता को भी मानते हैं। 1980 के दशक में भारत में सांप्रदायिकता और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली ताकतें उभरी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने राम मंदिर आंदोलन 1990 के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इसने धर्म को राजनीति से जोड़ा, जिससे वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान पर असर पड़ा। वेद पुराणों को सर्वोच्च बताने और तर्क विज्ञान का मजाक उड़ाने का माहौल बना। इसका नतीजा हुआ कि भारत मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी नवाचार में पिछड़ गया, जबकि चीन ने कृत्रिम सूरज जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारत के गुस्से की वजह है, लेकिन 2014 में शी जिनपिंग का भव्य स्वागत, व्यापार बढ़ाने की नीतियां विरोधाभासी हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि चीन पाकिस्तान गठजोड़ को तोड़ना भारत की विदेश नीति की विफलता है। सीमा पर चीनी अतिक्रमण और अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी सवाल उठाती है। अगर बहिष्कार गंभीर है तो चीन का मोस्ट फेवरेट नेशन दर्जा क्यों नहीं छीना जाता? चीनी सामान के बहिष्कार की अपील आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन WTO नियमों और भारत की निर्भरता के कारण पूर्ण बहिष्कार संभव नहीं। भारत को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता जैसे कि वियतनाम, ताइवान और स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करना होगा। साथ ही जिस सांप्रदायिकता और अंधविश्वास ने भारत के वैज्ञानिक प्रगति को प्रभावित किया, उससे भी पार पाना होगा, वरना प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ चुनावी दांव ही मानी जाएगी, जिसे लोग चुनावी दांव ही बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।